इस लेक्चर में हम पोस्ट कलोनियल जो थ्योरी है और पोस्ट कलोनियल लिटरेचर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहली टर्म कलोनियलिज्म है। कलोनियलिज्म कहते हैं द इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन ऑफ यूरोप इनटू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यूरोप की जो इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन थी, यूरोप का जो कब्जा था यूरोपियन नेशंस का, और इसमें आप ये देखेंगे सिर्फ यूरोप ये इंग्लिश ही नहीं थे, पुर्तगीज थे, उसमें डच थे, उसमें फ्रेंच थे, ये सारे लोग, स्पेनिश भी थे इवन। तो मुख्तलिफ दुनिया के, और इटली भी था इसमें, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे किसी का बस चला तो उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया। किसी ने किसी इलाके पे, किसी ने किसी इलाके पे। आप देखिए कनाडा में आज भी फ्रेंच बोली जाती है। फ्रेंच वहाँ की कुछ हिस्सों की, क्यूबिक वाली साइड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच ने वहाँ तक कब्जा किया हुआ था। आधे हिस्से पे अंग्रेजों का कब्जा था। जो जो अभी भी है, क्वीन एलिजाबेथ जो है, शी इज स्टिल द क्वीन ऑफ कनाडा, शी इज स्टिल द क्वीन ऑफ न्यूजीलैंड, शी इज स्टिल द क्वीन ऑफ। तो इतना इनकी एक्सपेंशन थी। तो पुर्तगीज भी, और सब कॉन्टिनेंट में भी पहले पुर्तगीज आए थे, अंग्रेजों से पहले ही पुर्तगीज आ गए थे, डच भी आ गए, फिर इनकी फिर आपस में भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन लोग स्टे नहीं कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे स्टे किया। तो इस चीज को कॉलोनियलिज्म कहते हैं, जिसमें कोई फॉरेन पावर आपकी कंट्री को कॉलोनी बना लेती है। 87 देखिएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। ब्रॉडली a study of the effects of colonialism on cultures and societies। यानी कलोनियलिज्म का जो इफेक्ट था मुख्तलिफ जो कॉलोनाइज कंट्रीज और कॉलोनाइज सोसाइटीज थी उनके ऊपर, तो उसको हम पोस्ट कलोनियल कहते हैं, उसकी स्टडी को। उसके बाद एम्बिविलेंस। ये एम्बिविलेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसका मतलब ये है कि जो एम्बिविलेंस कहते हैं द एम्बिगुअस वे in which the colonizer and the colonized regard one another। यानी वो रिलेशनशिप है, वो जरिया है, वो तरीका है जिसमें कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज दोनों एक दूसरे को समझते हैं। कॉलोनाइजर जो है वो कॉलोनाइज को क्या समझता है? इंफीरियर समझता है। और जबकि कॉलोनाइज जो है वो उसको एनविएबल भी समझता है और करप्ट भी समझता है। यानी वो करप्ट भी है, वो इसको खा भी रहा है, लूट भी रहा है, उनके मुल्क पे भी कब्जा किया हुआ है, येट ही इज इन एनविएबल। एनविएबल का मतलब है काबिल रश्क, जिसकी पावर पे आप रश्क करते हैं, और उसको आइडियलाइज भी आप किसी हद तक करते हैं। और इसी जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको हाइब्रिडिटी भी आगे जाके कह देते हैं, कि जिसमें ये एक मिक्स किस्म का सेंस बन जाता है ना, ब्लेसिंग का और कर्स का। इसका जो अगला लेवल एम्बिविलेंस जो है वो थोड़ा आगे जाके हाइब्रिडिटी बन जाती है, कि जहाँ पे ये मिक्स सेंस हो जाता है कि इट्स ब्लेसिंग ऑल्सो एंड इट्स कर्स ऑल्सो। मिसाल उसके तौर पे मैं हाइब्रिडिटी में चले दे देता हूँ। उसमें ये होता है कि यहाँ पे हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा किया तो यहाँ से सारी दौलत को वो ले गए, कॉटन ले गए, और उसी कॉटन से कपड़ा बना के फिर इंडियंस को बेचते थे। तो अब ये भी हम कहते हैं, लेकिन एक और बात भी हम कहते हैं कि अगर अंग्रेज ना होते तो शायद यहाँ पे डेवलपमेंट ना होती। जो ट्रेन यहाँ पे 1860 में आई तो वो शायद 1961 में भी यहाँ तक ना आ सकती, अगले 100 साल में भी। इसी तरह इंडस्ट्री थी, इसी तरह जो मॉडर्नाइजेशन थी मुख्तलिफ तौर तरीकों में, इसी तरह डेमोक्रेसी थी, और शायद इंडिया अभी भी वो छोटी छोटी रियासतों में, राजाओं में और नवाबों में डिवाइडेड होता और सब आपस में लड़ रहे होते। तो जब ये हमारे अंदर एहसास होता, और कुछ लोग इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये कर्ज तो थी बट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में भी, तो ये हाइब्रिडिटी की तरफ हम जाते हैं। लेकिन वो रवैया, वो तरीका जिसमें कॉलोनाइजर कहता है कि ये मुझसे इंफीरियर है, येट एग्जॉटिक है, यानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन और कॉलोनाइज कहता है कि नहीं भाई वो एनविएबल है, यानी उस पे मुझे अच्छे लगते हैं अगरचे वो करप्ट है, एंड दे आर लूटिंग मी एज वेल। तो ये एम्बिविलेंस का कॉन्सेप्ट है जी। नेक्स्ट देखिएगा अल्टेरिटी। अल्टेरिटी कहते हैं द स्टडी ऑफ द वेज इन विच वन ग्रुप्स मेक्स देमसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यानी जिसमें कॉलोनाइजर अपने आप को जिस तौर तरीके से मुख्तलिफ बना रहे हैं, और कॉलोनाइजर अपने आप को मुख्तलिफ एक दूसरे से रखते हैं, उसको अल्टेरिटी कहते हैं। डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा कहते हैं दी वॉलेंटरी और इनफोर्स माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम देयर नेटिव होमलैंड्स। ये जो नेटिव होमलैंड से लोग, यहाँ से लोग इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, उसको डायस्पोरा कहते हैं।
और उनका वो जो वर्क लिखते हैं उसको डायस्पोरा फिक्शन, डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखें, जितने भी राइटर्स इंग्लिश में पाकिस्तान में लिख रहे हैं, मेजॉरिटी जो है वो अमेरिका में या इंग्लैंड में सेटल्ड है। अब आप देखें, कोई प्रोफेसर हार्वर्ड में आप देखें, इंडिया में भी ऐसे, लेकिन वहाँ पे कम लोग हैं जो बाहर सेटल है। हमारे यहाँ के ज़्यादा है। कमीला शमसी को आप देख लें, ये मोहसिन हामिद को देख लें, बेप्सी सिद्धवा को देख लें, तारिक रहमान को देख लें, तारिक अली को देख लें, मोहम्मद हनीफ को देख लें। मेजॉरिटी उनमें से या अमेरिका में है या इंग्लैंड में शिफ्ट है। तो ये दे आर ऑल डायस्पोरा राइटर्स। एथनिसिटी नेक्स्ट 91 पे, एथनिसिटी जो है ये फ्यूजन है ट्रेड्स का दैट बिलोंग टू अ ग्रुप, शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स। इसको आप समझे नस्ल परस्ती या नस्ल को एथनिक या एथनिस कहा जाता है। हेजेमनी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये हेजेमनी जो है ना, ये मार्क्सिज्म की भी टर्म है। और हेजेमनी का मतलब होता है कि रूलिंग क्लास के पास एक पावर होती है, डिसगाइज्ड पावर, छुपी हुई पावर होती है, जिससे वो अपने जो कॉलोनाइज्ड लोग होते हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं कि उन पे जो रूल हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये हेजेमनी है। और ये आइडियाज कैसे उनमें डाले जाते हैं? ये एजुकेशन के थ्रू डाले जाते हैं, मीडिया के थ्रू डाले जाते हैं, बुक्स के थ्रू डाले जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनके थ्रू डाल के लोगों को ये बताया जाता है कि भाई आपके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रूल बाय विल ऑफ द पीपल, रूलिंग पीपल बाय देयर ओन विल, कि लोगों को कहें कि भाई आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ये हम जो आपके साथ कर रहे हैं ज्यादती, ढेका छुपा जो रूल है, उसको हेजेमनी कहते हैं। यानी हेजेमनी कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल कैसा है? जिसमें लोगों को कन्विंस किया गया है कि दिस इज गुड फॉर यू। उसके बाद हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, विच वी वर डिस्कसिंग अ लिटिल अर्लियर। हाइब्रिडिटी जो है ये ट्रांस कल्चरल फॉर्म्स होती हैं दैट अराइज फ्रॉम क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। हाइब्रिडिटी कैन बी सोशल, पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस. It is not necessarily a peaceful mixture, for it can be contentious, disruptive in its experience. Note the two related definitions. अब आप देखें, ये पीसफुल नहीं होता ये जो मिक्सचर है। हाइब्रिडिटी जो है ये है मिक्सचर, कि आपने कुछ चीज़ें लोकल्स ने कॉलोनाइजर की ली और कुछ चीज़ें कॉलोनाइज्ड ने कॉलोनाइजर की ली और कुछ कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज की ली। यानी दोनों ने एक दूसरे की से जो सीखा और उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको हाइब्रिडिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे लोकल लोगों ने जीन्स पहनना शुरू कर दी, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दी, ड्रेसिंग यूरोपियन जैसी करना शुरू कर दी, तो वो क्या हो गए? हाइब्रिडाइज्ड हो गए। और जो कॉलोनाइजर यहाँ पे आए थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने मसाले खाने शुरू कर दिए, चटपटी चीज़ें खानी शुरू कर दी, बिरयानियाँ खानी शुरू कर दी, लस्सी पीनी शुरू कर दी, और वो उन्हें साग अच्छा लगने लग गया, मक्खन हमारे वाले स्टाइल में अच्छा लगने लग गया। तो अब उनका क्या हुआ कि उनका जो सोशल सेटअप था वो क्या हुआ, और जो फूड हैबिट्स थी वो हाइब्रिडाइज हो गए। और फिर शादियाँ हो गई। अंग्रेज़ों ने, बहुत सो ने यहाँ पे शादियाँ की, और यहाँ के लोगों ने भी इंग्लैंड में जाके अंग्रेज़ों से शादियाँ की, तो उससे एक हाइब्रिड किस्म की नस्ल भी प्रोड्यूस हुई। जिस तरह ये पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं ना, हम कहते हैं ये हाइब्रिड गाड़ी है। हाइब्रिड गाड़ी का क्या मतलब है? कि ये पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी पावर पे भी चलती है, और कुछ गाड़ियाँ अब टेस्ला की आ रही वो सोलर पे भी चल रही। तो इस वजह से उसे हाइब्रिड कहा जाता है कि वो दोनों चीज़ें उसमें मिक्सअप है। अगर गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे है या सिर्फ बैटरी पे है तो वो हाइब्रिड नहीं है, या वो इलेक्ट्रिकल है, ईवी उसे कहते हैं, या फिर वो रूटीन के ट्रेडिशनल व्हीकल है। अगर वो मिक्स है तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड मीन्स द मिक्सचर ऑफ टू, द मिक्सिंग एंड मिक्सचर ऑफ द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड। उनकी आदतें हो सकती हैं, उनकी मजहबी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है जी कैटलिस्ट, कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है कि ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो उससे जो प्रोसेस है जिसमें ये लोग मिक्सिंग का जो प्रोसेस है ना हाइब्रिडिटी के अंदर, उसे कैटालिसिस कहते हैं। कि लोग किस तरह आपस में मिक्स हो रहे हैं और वो नई आइडेंटिटी को कैसा महसूस कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जी ये देसी अंग्रेज है या लंडे का अंग्रेज है, तो ये वो वाली बातें।
Identity. Identity in a way in which an individual or a group defines itself, its ideology. ये खैर आइडियोलॉजी जो है ना, इट्स अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. और आइडेंटिटी से मुराद ये है कि जब आप हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, व्हेन यू आर हाइब्रिडाइज, तो क्या होता है, आप भूल जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को और आप इस क्राइसिस में रहते हैं कि भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं लोकल हूँ या मैं अंग्रेज हूँ. ना आप लोकल हो सकते हैं ना आप अंग्रेज बन सकते हैं, आप दोनों के दरमियान में होते हैं. तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहते हैं. ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है पोस्ट कॉलोनियल में. उसके बाद आइडियोलॉजी क्या है, सिस्टम ऑफ वैल्यूज. आइडियोलॉजी नजरिया, कहते हैं जी वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियाज shared by some social group and often taken for granted as natural or inherently true. अब ये बॉर्डवेल एंड थॉमसन ये कहते हैं कि ये एक सिस्टम है आइडियोलॉजी का जिसमें वैल्यूज़ हैं, आपकी कदरें हैं, रसूम व रिवाज हैं, आपके मजहबी अकायद हैं या आपके आइडियाज़ हैं जो पूरी कौम के होते हैं. तो वो लोग ये समझते हैं कि ये नेचुरल हैं और कुदरती तौर पे हमारे अंदर हैं, पैदाइशी हमारे अंदर हैं. हालांकि लुई ऑल्डिसर कहता है कि ये जो आइडियोलॉजी होती है इसको स्टेट आपके अंदर इन्फ्यूज़ करती है दो तरीक़ों से. एक तो वो आपको दबा के, पुलिस, अदालत, फ़ौज, इनके ज़रिए आपको दबाती है, कानून के ज़रिए, तो वहाँ से आइडियोलॉजी आपके अंदर इंसर्ट की जाती है. दूसरा आइडियोलॉजी इंसर्ट की जाती है थ्रू एजुकेशन. आपको किताबें पढ़ाई जाती हैं, आपको अखबारों में वही बात मिलेगी बार बार, तो ये आइडियोलॉजी होती है. उसको वो नाम देता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटिस, और एक को वो कहता है आइडियोलॉजिकल रिप्रेसिव अपरेटस, कि इन दो तरीकों से ना आपको दबाया जाता है. ये आइडियोलॉजी होगी. उसके बाद एब्रोगेशन है जी. एब्रोगेशन कहते हैं एब्रोगेट करना, इनकार करना कि आप कॉलोनाइजर की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये इसको कहा जाता है एब्रोगेशन. मिसाल के तौर पे इंडियंस ये जो हिंदूज थे मुस्लिम रूल में रहे तो उर्दू ही बोलते थे सारे, फारसी और उर्दू फिर शुरू हो गई. लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो इन्होंने बाकायदा तौर पे संस्कृत को ईजाद किया, उसको रिवाइव किया, उसमें लैंग्वेज वर्ड्स डाले कि जी हम तो अपनी संस्कृत रखेंगे. तो उन्होंने एब्रोगेट कर दिया कि हम जो है वो पहले मुसलमानों की ज़ुबान बोलते थे, अब हम अंग्रेज़ों की बोलने लग गए. तो वेयर इज़ आवर ओन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द लैंड किधर है. तो फिर उन्होंने संस्कृत पे जोर दिया. ये वो एब्रोगेशन थी, दे डिड. उसके बाद है जी मैजिक रियलिज्म. अब आप ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए देखना कि जो मैजिकल रियलिज्म है ये भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आया. आपको जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके वर्क्स में मैजिकल रियलिज्म बहुत कम नज़र आएगा. ये इन राइटर्स में मैजिक रियलिज्म क्या होता है कि मैजिक रियलिज्म आपने लिया है कॉलोनाइजर से. डिकन्स को आपने पढ़ा, आपने जीबी शॉ को पढ़ा, तो फिर आपने रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखे. लेकिन आपका जो अपना कल्चर है, जो इंडिजिनस कल्चर है आपका, उसमें तो जिन्नों भूतों वाली बातें और अनसीन से डरने वाली बातें तो है, मैजिक से रिलेटेड चीज़ें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, तो दोनों को आपने मिक्स करके अपना नैरेटिव प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको मैजिक रियलिज्म कहते हैं. उसके बाद है जी मेटा नैरेटिव. मेटा नैरेटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रैंड नैरेटिव और मास्टर नैरेटिव, अ लार्ज कल्चरल स्टोरी दैट कीप्स टू एक्सप्लेन विद इन इट्स बॉर्डर्स ऑल द लिटल एंड लोकल नैरेटिव्स. यानी ये कौम का इज्तमाही बयानिया होता है. मिमिक्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. मिमिक्री, ओरिएंटलिज्म, अदर एंड सबाल्टर्न, ये चारों जो टर्म्स हैं, दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. और ये इतनी बड़ी टर्म्स हैं कि इनमें से हर टर्म के हर आस्पेक्ट पे PhDs हो सकती हैं कई. अच्छा, मिमिक्री क्या होती है? मिमिक्री is the means by which the colonized adapt the culture of the colonizer. मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी करना, यानी जिस तरह कॉपिंग ऑफ द कॉलोनाइजर. हम कॉलोनाइजर को देखते हैं कि वो जी उनकी लैंग्वेज कैसी है. इंडिया में क्यों इंग्लिश बोली जाती, फ्रेंच क्यों नहीं बोली जाती, और लीबिया में फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है.
तो वहाँ क्यों ये बोला जाता है? कनाडा में क्यों फ्रेंच बोली जाती है कनाडा के एक हिस्से में? क्योंकि वहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल था और लोगों ने मिमिक किया, कॉपी किया अपने मास्टर्स को। सिमिलरली एजुकेशन, हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान इंडिया का, ये ब्रिटिश लाइंस पे क्यों है? ये फ्रेंच लाइंस पे क्यों नहीं है? डच लाइंस पे क्यों नहीं है? अमेरिकन लाइंस पे क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनके मातहत रहे हैं, हमने 200 ईयर्स गुजारे हैं, तो हम उन्हीं को मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसी तरह हमारी क्लॉथिंग से दुनिया भर में पैंट शर्ट जो है वो कल्चर क्यों, वो क्यों मशहूर है? क्योंकि वो ताकतवर लोगों की, हमारे मास्टर्स की क्लॉथिंग है, तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिए पूरी दुनिया ने। अगर आज अरब पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले और पूरी दुनिया पे आप देखेंगे सारे अरबी बोलते फिरेंगे और सारे आपको वो अरबी लिबास पहने हुए नजर आएंगे और कहवा पीते हुए नजर आएंगे और खजूरें खाते हुए नजर आएंगे, फिर आप देखेंगे कि पिज्ज़ा की बजाय खजूरें आम हो जाएंगी। तो ये है पावर ऑफ दी, वो क्या कहते हैं कि पावर ऑफ योर कल्चर, पावर ऑफ योर वैल्यूज के जो लोगों को मजबूर करती है वो अडॉप्ट करने पे। तो इस कॉन्सेप्ट को मिमिक्री कहा जाता है। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना किसी को। देन ओरिएंटलिज्म, ओरिएंट कहते हैं मशरिक को, ईस्ट को कहते हैं ओरिएंट, और ऑक्सीडेंट कहते हैं मगरिब को। ऑक्सीडेंटल्स या ऑक्सीडेंटलिज्म, OCCIDENTALIZM ऑक्सीडेंटलिज्म वेस्टर्न, और ओरिएंटलिज्म कहते हैं, ये ओरिएंट कहते हैं मशरिक को। अच्छा, अब ये है, दिस इज द प्रोसेस, this is the process by which the Orient, means the East, was constructed as an exotic other by European studies and cultures। यानी यूरोप के लोगों ने, वहाँ के एजुकेशन के निज़ाम ने और वहाँ पे जो स्टडीज़ हुई या वहाँ का जो कल्चर है, वो मशरिक को जो है वो अपने साथ नहीं मिलाता, वो उसको कहता है ये कोई और चीज़ है, एग्जॉटिक है, फॉरेनर्स हैं। एग्जॉटिक का मतलब होता है फॉरेनर्स। वो जो फॉरेनर समझता है, दूसरे लोग समझता है। तो ये जो है ना, दूसरा समझना, अदर, एग्जॉटिक अदर, यानी गैर मुल्की अदर समझते हैं, उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। कि इसमें हम ये देखते हैं कि मगरिब किस किस तरह से, ऑक्सीडेंटल्स जो हैं वो ओरिएंट्स को किस किस तरह से डिसरिगार्ड करते हुए इंफीरियर भी समझते हैं, एग्जॉटिक भी समझते हैं और अपने जैसा नहीं समझते, बल्कि इसको अदर कहते हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है ये ओरिएंटलिज्म है, और ये एडवर्ड सईद इसका फाउंडर था, जो पैलेस्टीनियन था, एडवर्ड सईद। उसकी बुक भी है ओरिएंटलिज्म। उसके बाद है जी कॉन्सेप्ट ऑफ अदर, द सोशल और द साइकोलॉजिकल वेज in which one group excludes or marginalizes another group। ठीक है, यानी एक ग्रुप दूसरे को केड़ा कह के, पंजाबी में आप समझते हैं ना, जिसको कहता है जी केड़ा, तो वो कहता है फिर हम केड़े हैं तो केड़े ही सही। तो ये वो वाली बात है कि अदर समझना, दूसरा समझना, कि और उसको फिर मार्जिनलाइज कर देना, साइड पे कर देना, सोशल वेज में, साइकोलॉजिकल वेज में। तो एक ग्रुप दूसरे को अदर समझता है। हमारे लिए यूरोपियंस आर अदर, फॉर देम वी आर अदर्स। लेकिन बिकॉज दे आर इन पावर, दे आर एडवांस इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी, इन एवरीथिंग, तो फिर वो हमें मार्जिनलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। Subaltern, the lower or the colonized classes who have little access to their own means of expression and are thus dependent upon the language and methods of ruling class to express themselves, उसको subaltern कहते हैं। subaltern का आप समझ लें inferior, lesser human being। यानी ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कॉलोनाइज्ड हैं, कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। हम सब लोग, अंग्रेजों के लिए हम सबाल्टर्न हैं, अपने लिए भी हम सबाल्टर्न हैं, बिकॉज के हमारा ना तो मीन्स ऑफ इकोनॉमी जो है उस तक हमारी एक्सेस है, ना हमारी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन पे है। हम एक्सप्रेस नहीं अपने आप को कर पाते, अगर कर, क्योंकि कॉलोनियल एरा में आप देखते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। हमें वही हमारे बारे में कॉन्सेप्ट था, हमें भी मानना पड़ता था, दुनिया को भी मानना पड़ता था, जो E.M. फोस्टर ने दी है। पैसेज टू इंडिया में E.M. फोस्टर कहता है कि वो जो रॉनी होता है मैजिस्ट्रेट, उसकी मदर मिसिज, क्या नाम होता है, मिसिज मूर, उसे कहती है कि आप इंडियंस को इतना ह्यूमिलिएटिंग वे में क्यों ट्रीट करते हैं, व्हाई डोंट यू ट्रीट देम लाइक योर इक्वल ह्यूमन बीइंग्स। उसका बेटा रॉनी ये कहता है अपनी मदर को कि ये इंडियंस ऐसे ही हैं,
इनको अगर आप इज्जत दें तो ये फिर सर पे चढ़ जाते हैं। एक मुस्लिम बैरिस्टर है महमूद नाम का, तो मैंने उसको बुलाया और कहा कि आप मेरे साथ चाय पिए क्लब में। तो कहता है कि वो चाय की दावत में कुछ दिन बाकी थे, तो उसने क्या किया है, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने टाउट्स भगा दिए कि भी मेरी जो मैजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, उनके साथ बड़ी फ्रेंडशिप है और फलां दिन देख लेना मैं उनके साथ चाय पीऊँगा क्लब में, तो सारे केस मुझे दो, मैं तुम्हारे केस तुम्हारे हक में करवा दूंगा। कहता है ये इन लोगों की मेंटालिटी है, और तो हम कैसे इनसे अच्छा सलूक करें। फिर वो कहता है कि जब वो अदालत में मेरी पेश हुआ तो फिर मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसकी कोई मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली, आप ये समझें कि ये वो कौन थे ना जी, वो हमें डिफाइन कर रहे थे कि ये, वो कहता है कि जो इंडियंस हैं वो इस किस्म के लोग हैं। ये कहता है क्या कहना चाहिए इसको, यानी जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो वो हमें सबाल्टर्न समझते थे, तो हमें वो डिफाइन करते थे कॉलोनियल लिटरेचर में। और अगर आपने कॉलोनियलिज्म को समझना हो तो आप वाइट मैन्स बर्डन पढ़ें। D.H. लॉरेंस की शायद पोइम है, या इसकी है कौन था ये, या किपलिंग की, आई थिंक इट इज़ बाय किपलिंग, रडियार्ड किपलिंग की है वाइट मैन्स बर्डन। तो वो आप समझेंगे कि वो दुनिया को लूट भी रहे थे और कह ये रहे थे कि वाह वाह जी, हमारा तो दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है अंग्रेज़ों का कि हमने इसको बड़ा वो किया, मतलब क्या कहना चाहिए, इस पे एहसान किया हुआ है कि हम ये गर्मी में झुलस रहे हैं अपने जवान बच्चों की डेथ की सूरत में, और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर बर्डन है कि हम दुनिया को सिविलाइज कर रहे हैं खुद तकलीफ में, अफ्रीका के जंगलों में, इंडिया के गर्म और ह्यूमिड मौसम में आके हम दुनिया को सिविलाइज कर रहे हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ें, एंड देन यू विल कम टू नो कि हाउ दे वर थिंकिंग कि जी हम दुनिया पे कितना बड़ा एहसान करें, वाइट मैन्स बर्डन।